फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया, जिसमें हम पढ़ने वाले दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसकी हमने शुरुआत की थी। एंड ऑलरेडी एक लेक्चर हमने पढ़ लिया था। एंड जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो हमने आपको बताया था कि क्या होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सब चीज़ हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लो। आज हम लेकर आ गए हैं आपके सामने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की और एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले डोबेराइनर्स आए थे। तो डोबेराइनर्स ने अपना ट्रायड जो था वो बताया था, ठीक है ना। वो ट्रायड में क्या था कि 3 एलिमेंट एक साथ इकट्ठा रखते हैं जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, एटॉमिक मास हो। लेकिन वो डोबेराइनर जो है वो एक हद तक जाके फेल हो गए, यानी कि उन्होंने हर एलिमेंट के साथ वैसा सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल और प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाए। फिर कौन आए? सेकंड, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट है वो आए और उन्होंने सोचा कि हम जो है कोशिश करते हैं और ये जितने भी एलिमेंट्स है इसको एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल में डालने की कोशिश करते हैं और एक अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास उसके हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि जो भी एटॉमिक मास उस वक्त उन्हें पता था उसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरह से उन्होंने अरेंज करना शुरू किया, वो भी एटॉमिक मास के हिसाब से। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, यानी कि शुरुआत सबसे पहले किससे की? उन्होंने सबसे हल्का एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन होता है, तो शुरुआत पहले हाइड्रोजन से की एंड कहां तक किया? थोरियम तक, क्योंकि थोरियम इज द हेवीएस्ट मेटल वो टाइम तक जो पाया गया था। एंड ही फाउंड दैट, जब उन्होंने इस तरीके से अरेंज करना शुरू किया ना कि एक के बाद एक करना शुरू किया, ठीक है, तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया। ही फाउंड दैट द एवरी 8th एलिमेंट हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, यानी कि जो पहला एलिमेंट रहेगा उसका प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। तो समझ लो पहला उन्होंने हाइड्रोजन किया। अब यहां पे देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका न्यूलैंड लॉ, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल में मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो समझ लो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम आया, बोरॉन आया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आया, फिर फ्लोरीन, यानी कि पहला हाइड्रोजन था दूसरा फ्लोरीन आया। तो ये दोनों को आप देखो खाली, ठीक है, ये दोनों का यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये दोनों को आप देखो, तो पहला हाइड्रोजन है और 8वां जो है फ्लोरीन है। और तो उन्होंने क्या बोला कि यहां पे जो पहला और 8वां जो एलिमेंट रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उन दोनों में एक दूसरे से एक लेना देना है, तभी तो आ रहे हैं। वैसे आप देखो लिथियम और सोडियम, ये भी लिथियम क्या है 3rd नंबर पे, और जो सोडियम है आपका Na जो सोडियम है वो उसके हिसाब से कैसा है 9वें नंबर पे, यानी कि दोनों के बीच में गैप जो है 8 नंबर का हो रहा है, यानी कि हर 8वां एलिमेंट इसके साथ अरेंज हो रहा है। तो आप देखोगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकेल एंड ब्रोमीन, ये क्या है एक ही साथ एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, कॉपर, रुबिडियम, ये सब एक ग्रुप में आ रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम ये एक ग्रुप में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से ये एक एक ग्रुप में आ रहे हैं और ये कैसे अरेंज हो रहा है? हर 8वें एलिमेंट के हिसाब से अरेंज हो रहा है। तो ये एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बोला कि सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिथियम से आप गिनोगे, ठीक है ना, लिथियम से काउंट करो, लिथियम 1 2 3 4 5 6, उसको भी गिनो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो सोडियम आपका क्या है? 8वां एलिमेंट है। लिथियम से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम क्या है? 8वां एलिमेंट है। यानी कि जैसे आपने काउंट किया सोडियम को, इट्स द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम एंड बोथ हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी? एक ही ग्रुप में आ रहे हैं ना, ये जितने एलिमेंट्स हैं सब एक ही ग्रुप में, ये एक ग्रुप में, ये एक ग्रुप में, तो जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ रहे हैं उनके पास प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि हर 8वां एलिमेंट जो आ रहा था वो सेम ग्रुप में आएगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। ऐसा हमारे न्यूलैंड ने कहा था। ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नीशियम जो है बेरिलियम से सिमिलर हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम से हो जाएगा, फिर बोरॉन एल्यूमिनियम से हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन से हो जाएगा, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस से हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर से हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। बाद में उन्होंने बोला कि न्यूलैंड ने कंपेयर किया ये सिमिलैरिटी को ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। जैसे आपका म्यूजिक में ऑक्टेव्स होता है ना, सारे गा मा प ध नि, ये ऑक्टेव्स होता है, तो उसी प्रकार सेम हो रहा था, क्योंकि आप जब गिनोगे सारे गा मा प ध नि, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हर 8वां जो चीज आ रहा है वापस से सा ही आ रहा है, यानी कि सा से शुरुआत करो तो सा रे गा मा प ध नि, तो ये फिर से 8वां जो आएगा वो सा ही आएगा, यानी कि हर बार जो 8वां आएगा वो सेम ही आता है। तो सेम इसके हिसाब से इसीलिए उन्होंने ये म्यूजिकल नोट का सहारा लिया, क्योंकि ये क्या होता है कि
हर 8वां एलिमेंट जो आता है, हर 8वां जो वर्ड आता है वो सेम आता है, और यहाँ पे जो हर 8वां जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। इस हिसाब से न्यूलैंड ने अपना लॉ बताया, और ये जो लॉ उन्होंने बताया, ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और ये जो सिमिलैरिटीज उनके बीच में आया, इन्होंने उस चीज का नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है नाम दे दिया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि जो न्यूलैंड है या फिर कोई भी साइंटिस्ट है, जब कुछ चीज़ वो रिसर्च करते हैं, कुछ चीज़ जब वो साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक लिमिटेशन यानी कि उसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी बताना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो फेल भी होते हैं। तो यहाँ पे उनका आया डिसएडवांटेज यानी लिमिटेशन। तो क्या फेलियर का सामना करना पड़ा, तो मेनी लिमिटेशन वेयर फाउंड, यानी कि बहुत सारे खामियां जो होती है, बहुत सारी कमियां जो होती है, वो न्यूलैंड के ये ऑक्टेव के फॉर्मूले में हमें मिली। क्या मिली? दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम है, यहाँ पे आप देखोगे कि सब कैल्शियम तक ही, कहां गया कैल्शियम, वी आर नॉट एबल टू फाइंड कैल्शियम, ठीक है, दिस वन, ये कैल्शियम तक ही सिमिलर दिखाई दी, क्योंकि कैल्शियम के पहले 8 गिनो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हर 8वां एलिमेंट पे आ रहा था। तो एल्यूमिनियम के बाद जो है 8वां एलिमेंट जो आ रहा था दोस्तों यहाँ पे, वो क्या आ रहा था, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आया, बट यहाँ पे इसके बाद जो भी एलिमेंट आ रहे थे ना, उसके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं थी, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स अरेंज हो रहे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहे थे। तो अप टू कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स थे, चलो ठीक है, उसके हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी, लेकिन कैल्शियम के बाद जो भी आ रहे थे उसके पास उसकी सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज नहीं थी। यानी कैल्शियम के बाद आ रहे थे जिंक, तो उसके पास सिमिलरिटी नहीं है, जिंक के बाद सीरियम है, इसके बाद सिमिलरिटी प्रॉपर्टी नहीं, भले वो एक ग्रुप में आ रहे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो थोड़ी अलग अलग थी। इसके लिए न्यूलैंड यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दिए। फिर न्यूलैंड ने बोला, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन ईच सम ऑफ द बॉक्सेस। आप कुछ बॉक्सेस में आप देखोगे तो वहां पे उन्होंने जबरदस्ती 2 एलिमेंट डाल के रखे, बल्कि होना नहीं चाहिए वैसा, क्योंकि नॉर्मली जो पीरियोडिक टेबल होता है वो उसमें एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे न्यूलैंड ने कुछ चीज़ जबरदस्ती का की, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल साथ में डाल दिया, सीजियम एंड लैंथेनाइट के जो सीरीज है वो डाल दिया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है उसमें उनको प्रॉब्लम देखने मिली, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कुछ बॉक्सेस में डाल दिया जो कि एलिमेंट थे, वहाँ पे नॉन एलिमेंट थे, लेकिन फिर भी डाल दिया, जैसे कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक है ना, CnLa जो है वो डाल दिया, एंड उसके हिसाब से वो चीज़ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। तो ये उनका क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गया। हाउएवर यहाँ पे ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द एक्टिव, यानी कि नेचुरली क्या होना चाहिए कि एक ग्रुप में जो ऑक्टेव्स आएगा, हर 8वां एलिमेंट जो आना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट उन्होंने जबरदस्ती डाल के रखा जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट थी। तो ये चीज़ फेल होता है यहाँ पे। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि न्यूलैंड ने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन ऑर्डर टू कैटेगराइज द एलिमेंट्स इनटू द पीरियोडिक टेबल, तो वो चीज़ यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं न्यूलैंड वाज नॉट एबल टू मेक द परफेक्ट पीरियोडिक टेबल, परफेक्ट पीरियोडिक टेबल वो नहीं बना पाए। तो जब ये नहीं बना पाए तो कोई और साइंटिस्ट भी आएगा दोस्तों। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे लगे हुए थे। तो अब जो साइंटिस्ट आया उसका नाम है दोस्तों मेंडेलीव। तो मेंडेलीव जो साइंटिस्ट थे अब आए, न्यूलैंड के फेल होने के बाद वो आए, एंड मेंडेलीव ने भी अपने अपने तरीके से पीरियोडिक टेबल की बनाने की यहाँ पे शुरुआत की। तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जब ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो रहा था तो मेंडेलीव्स का जो ये पीरियोडिक टेबल था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो मेंडेलीव ने कंसीडर किया सबसे पहले तो कि जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का, जैसे कि एटॉमिक मास हो गया या फिर उसका स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हो गया, तो वो टाइम तक जो 63 एलिमेंट्स नोन थे, यानी जो वो टाइम तक डिस्कवर 63 एलिमेंट हुए थे, तो उसको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने का सोचा। ठीक है, देन ही ट्रांसफॉर्म दिस इनटू पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो भी एलिमेंट्स थे उसके हिसाब से उन्होंने एक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल तैयार किया। वो भी किसके हिसाब से, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी एलिमेंट्स के थे उसके हिसाब से तैयार किया। एंड ये जो भी एलिमेंट्स उन्होंने तैयार किया तो दे वेयर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो उन्होंने एक कैटेगराइज किया, मैं आपको अभी एक टेबल दिखाऊंगा, तो वहां पे जो कैटेगराइज किया वो उन्होंने अपने फॉर्मूला यानी हाइड्राइड्स, ठीक है, और ऑक्साइड्स के हिसाब से किया, साथ में मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से किया और डेंसिटी के हिसाब से किया और उनके हाइड्रोजन ऑक्साइड के हिसाब से किया। तो मेंडेलीव ने एक चीज यहां से पाया, क्या उनको मिला कि मेंडेलीव फाउंड दैट कि एलिमेंट्स जो होते हैं जिनके पास सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक डेफिनाइट इंटरवल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। यानी कि अगर एक एलिमेंट यहाँ है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस से यहाँ पे आएंगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो हर एक पीरियोडिक इंटरवल के टाइम, कुछ समय के बाद, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो एलिमेंट्स है जिसके प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ना, वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। फिर मेंडल ने एक और चीज़ बोला कि एक प्रॉपर्टी उन्होंने बताया एलिमेंट्स का कि जो मेंडेलीव ने कहा ना कि
एलिमेंट्स जो होते हैं, ये ध्यान रखना, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे अरेंज हो सकते हैं, उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, वो भी पीरियोडिकली, यानी कि 1 by 1 एक पर्टिकुलर गैप के हिसाब से ही वो अरेंज हो सकते हैं, और यही चीज को उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक लॉ। तो अगर आपको कोई पूछता है तो आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड दिस इज टर्म एज द पीरियोडिक लॉ। तो उन्होंने अरेंज किया, एक टेबल बनाया जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने ये जो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड द कॉलम्स। तो ये जो कॉलम्स होते हैं तो वो उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स बनाया मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, और उनको नाम दे दिया ग्रुप्स। वही उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो बनाए, इस तरीके से जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, और उसका नाम दे दिया उन्होंने पीरियड्स। तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो खड़ा है यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वर्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, एंड जो सोया हुआ है यहाँ पे दैट इज हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको बोलते हैं पीरियड्स। ये दो चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द मेंडल्स, जो मेंडलीव्स ने पहली बार जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इस तरीके से बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ग्रुप 1 रखा, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप रखा उन्होंने, यानी हिसाब से इन्होंने बहुत सारे कॉलम्स भी जो है, सॉरी हाँ ग्रुप्स, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। तो पीरियड जो है, माफ कीजिएगा, दिस इज ग्रुप्स एंड दिस इज पीरियड्स। तो पीरियड्स भी उन्होंने बहुत सारे बनाए और इस हिसाब से अरेंज कर दिया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, दिख रहा है आपको, तो बहुत सारे अरेंज कर दिए। और उन्होंने बहुत सारे गैप्स भी रखे थे। ये गैप्स क्यों रखे थे मैं आपको बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में, टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन उसके हिसाब से उन्होंने जो भी उनका एटॉमिक मास था, पहले तो उन्होंने देखा कि जो भी एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू किया। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो सबसे पहले उसको ही रखा। उसके बाद उन्होंने रखा कि जो सेकंड नंबर पे आएगा वो उन्होंने रिसर्च नहीं कर पाया, तो सेकंड नंबर पे उन्होंने लिथियम किया, क्योंकि वो टाइम तक हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है ना, कि तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिथियम रख लिया। फिर यहाँ पे आप देखोगे बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना, फिर कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो जो वो टाइम पे जो अवेलेबल थे उन्होंने डालते गया, और वो भी किसके हिसाब से डाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर एक का बढ़ता हुआ है, 1 के बाद 7 आ रहा है, फिर 9.4 आ रहा है, 11, 12, 14, ये बढ़ रहा है। ठीक है ना, इंक्रीज होता ही रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है, देखो यहाँ तक बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ रहा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने अरेंज कर दिया, और बीच बीच में गैप्स भी रखे, ताकि उनको बाद में अगर कुछ मिलता है तो वो डाल सके। ठीक है, तो उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ये था उनका पीरियोडिक टेबल। अब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। तो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, कि जो एटॉमिक मास होता है ना, कोई भी एलिमेंट्स का अगर बात करें, कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो चेंज किया गया। ठीक है, सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस, क्योंकि पहले जो न्यूलैंड्स ने जो बनाया था उसके हिसाब से चलते तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पे जो मेंडलीव्स ने जो करेक्ट किया, उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो है यहाँ पे चेंज किए, सो दैट उनको एक प्रॉपर जगह मिल सके पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर जो पहले जो एटॉमिक मास जो है बेरिलियम का जो निकाला गया था वो था 14.09, और बाद में उसको सही करेक्ट वैल्यू किया गया 9.4, यानी कि पहले 14.09 था किसका, बेरिलियम का एटॉमिक मास। इसके लिए उसका जो जगह था वो कहीं और था, लेकिन बाद में ये जो मेंडलीव थे उन्होंने एक सही तरीके से रिसर्च किया एंड फाइंड आउट किया कि नहीं, जो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो बेरिलियम का एटॉमिक मास जो आना चाहिए करेक्ट वाला, वो 9.4 आना चाहिए था। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, उसका जगह जो है चेंज हो गया, जिसके वजह से काफी अच्छे से पीरियोडिक टेबल जो है बन पाया। ठीक है, फिर मेंडलीव केप्ट द वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने बताया उन्होंने खाली जगह छोड़ के रखा है पीरियोडिक टेबल में, ताकि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनको अगर बाद में डिस्कवरी किया जाए तो उसको हम लोग डाल सके। तो वहां पे देखा जाए तो 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट, 3 अननोन एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका नाम था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो ऐसा 3 अननोन एलिमेंट्स थे, वो टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इसके लिए इनका नाम देके रखा था। बाद में पता चला कि ये जो एलिमेंट्स है इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इकॉन सिलिकॉन, इसका नाम था एक्चुअल में स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। यानी कि इका बोरॉन का नाम था स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम का नाम था गैलियम एंड इका सिलिकॉन का नाम था जर्मेनियम। तो इस हिसाब से नाम रखा गया रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। एंड जब बाद में नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, यानी कि जब नोबल गैस आया, जैसे कि हीलियम आया, नियॉन आया, एर्गोन आया, तो जब ये डिस्कवर हुआ तो मेंडल ने क्या किया, मेंडलीव ने 0 ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो एलिमेंट्स आएंगे जिसके पास क्या होगा, 0 वैलेंसी होगा। तो हीलियम, आर, नियॉन ये सब क्या होते हैं, 0 वैलेंसी के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे वो 0 ग्रुप क्रिएट किया, एंड जब वो क्रिएट कर रहे थे तो ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल जो बना था उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो बिना किसी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए, बिना किसी एलिमेंट्स का जगह चेंज किए हुए, वो फिर भी अपना 0 ग्रुप को क्रिएट कर पाए और अपना ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को बना पाए। क्लियर है। तो यही था उनका मेरिट्स, यानी कि एडवांटेज, यानी कि कितना अच्छी तरीके से मेंडल ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है बना पाए। क्लियर है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता ही है कि अगर कुछ अच्छाइयां होती है तो बुराइयां भी जरूर होती है। तो यहां पे मेंडलीव्स की भी कुछ डीमेरिट्स है। तो डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। तो जब एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे हम लोग,
ठीक है, एलिमेंट्स का जब वो मेंडलीव अरेंज कर रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो जब उसका राइज हो रहा था एटॉमिक मास का, इट डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, यानी कि जब वो राइज हो रहा था तो एक प्रॉपर तरीके से राइज नहीं हो रहा था, यानी कि 1 आ रहा था, 1 के बाद सीधा 5 आ रहा था, 7 भी आ रहा था, 6 आ रहा था, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर तरीके से जो बढ़ना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइज होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, यानी कि ये एक सबसे बड़ा क्या होता है डिसएडवांटेज, यानी कि डीमेरिट्स हुआ। ठीक है, बाद में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुआ, दैट इज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप आपको पता ही होगा। तो जब आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ, इट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो एक चैलेंज आ गया उनके सामने कि इनको कहां रखा जाए, उनको जगह ढूंढना पड़ा, प्लेस करने के लिए जगह ढूंढना पड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था, तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट साबित हुआ मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है। एंड एक और चीज है कि इट कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हाइड्रोजन का जो जगह है, जो प्लेस है, वो कहां होना चाहिए, या तो पहले ग्रुप में होना चाहिए जहां पे अल्कली मेटल्स होते हैं, या फिर हेलोजेंस के ग्रुप में होना चाहिए जो कि 7वें ग्रुप में प्रेजेंट है। तो अभी भी ये कंफ्यूजन था वो टाइम पे मेंडलीव्स के दिमाग में, या फिर वो टाइम पे जब वो डिस्कवरी कर रहे थे, तो कि हाइड्रोजन का एग्जैक्टली प्लेस कहां होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो प्लेस है वो दोनों जगह रख सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट था वो टाइम पे कि जो कि जिसके पास अल्कली मेटल्स की भी प्रॉपर्टी थी और हेलोजेंस की भी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी थी, तो वो दोनों ग्रुप में आ सकता है, लेकिन तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही एलिमेंट दो ग्रुप में डाल दिया जाए, तो ये कंफ्यूजन उनके मन में था। दैट्स वाई इसको हम लोग एज ए डीमेरिट काउंट करते हैं, और ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट साबित होता है मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है। लेकिन दोस्तों जैसा कि पता है कि अगर कोई साइंटिस्ट फेल होता है तो दूसरा साइंटिस्ट भी आता है, लेकिन यहां पे ये हुआ कि जैसे ये मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें भी कुछ खामियां जब निकल गई, अभी इतना सारे खामियां हमने पढ़ा, डीमेरिट्स पढ़ा, तो ये डीमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए कोई नया साइंटिस्ट नहीं आया, ये खुद मेंडलीव्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड खुद जाके इसको करेक्ट करने की कोशिश की, एंड फिर बनाया उन्होंने अपना एक और पीरियोडिक टेबल जिसका नाम उन्होंने रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव ने ही अपना वापस से ये जो पुराना टाइम टेबल था, पुराना जो पीरियोडिक टेबल था, उसको रिसर्च करके वापस से फुलफिल किया एंड वापस से नए तरीके से बनाया, और उन्होंने उस चीज़ का नाम रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये जो है आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, आज भी हम पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।